तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो किसी भी इंसान से हो जाती हैं, लेकिन अगर वो गलतियां जानबूझकर ना की गई हों और आपका रेपुटेशन अच्छा हो, आप कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हो, बार बार गलती करने वाले इंसान नहीं हो, तो बड़े से बड़े अधिकारी भी आपको माफ़ कर देते हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए आ जाता। और ऐसा ही मेरे साथ ज़िंदगी में एक बार हुआ, जब बॉम्बे हाई कोर्ट के एक सीनियर जज साहबान की कोर्ट में मेरा केस लगा, जो एक अंडरवर्ल्ड सरगना ने फाइल किया था। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन वो अनजाने में हुई थी। मुझे पता नहीं था कि मैं गलती करने जा रहा हूँ, लेकिन वो जज साहब की ग्रेटनेस थी, उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे बिना माफ़ी मांगे माफ़ कर दिया। ये बड़प्पन उनका है, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था मैंने गलती की है, तो माफ़ी कहाँ से मांगता। लेकिन जब सबको पता लग गया कि मैंने गलती की है, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। बहुत दिनों के बाद मुझे बताया मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिससे मुझे तो छोड़ो, जज साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हैरान हो गए ना आप? मेरी गलती से जज साहब का बड़ा नुकसान कैसे हो सकता था। अब ये आपको किस्सा सुनाता हूँ और मुझे कैसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बात मुंबई की, जैसे मैंने आपसे कहा, इकबाल मिर्ची से इसके पहले मेरा एक दो बार अनबन हो चुकी थी। वो किस्सा मैंने आपको सुनाया। इकबाल मिर्ची का नाम तो आप सब ने सुना है। बहुत बड़ा सरगना, दाऊद का खास आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, पहुंच वाला आदमी, पुलिस वाले दोस्त, ये वो सब। एक बार मैंने उसका डांस बार जो था वो बंद करवा दिया था, जिसको फिशरमैन वाफ कहते थे। बंद इसलिए करवाया था कि हमारे कुछ दोस्त लंदन से आए थे, वहाँ चले गए थे। बाहर से लोग आते हैं घूमने, सब डांस बार चल रहा है, कोई इलीगल तो है नहीं, लेकिन उनके साथ वहाँ पे बदतमीजी की गई। उनके एक आदमी का, वहाँ के जो बदमाश कुछ रखे हुए थे, उन्होंने ब्रेसलेट भी उतार दिया, कुछ पाउंड वगैरह भी चोरी किए गए। उनको लगता था कि फॉरेनर हैं, इनको कौन जानता होगा। तो मैंने उनकी कंप्लेंट करवा के लोकल डीसीपी को कह के, और एडिशनल सीपी जो पुलिस के थे, मिस्टर शंगारी, शायद है तम शंगारी, तो मैंने उनकी कंप्लेंट की और उन्होंने कंप्लेंट पे एक्शन लेते हुए फिशरमैन वाह को बंद कर दिया। जो लाखों की आमदन रोज़ की इकबाल मिर्ची को होती थी, वो बंद हो गई। अब वो मुझे दोस्तों के थ्रू इधर उधर ढूंढते फिर रहा है कि मेरे से बात करे, मीटिंग करे, कोई मेरे से सौदेबाजी करे, समझौता करे। लेकिन मेरी आदत थी, मैं कभी भी किसी इस किस्म के लोगों को मिलने नहीं जाता। लेकिन मेरी उनको ओपन ऑफर होती थी कि आपने जो बात करनी है वो मेरे ऑफिस में आके आप कर सकते हो, या कोई कॉमन फ्रेंड हो जो तुम्हें भी जानता हो, मुझे भी जानता हो, जिसके सामने ये बात हो, ताकि कल दुनिया भर में जाके आप मेरे खिलाफ जा कोई उलट प्रचार नहीं करो। तो मेरे ऑफिस इकबाल मिर्ची आया नहीं। इसका एक रिश्तेदार था, उसका नाम या फरीद था या फिरोज था, मुझे बराबर अभी याद नहीं आ रहा। वो आदमी था जिसने मेरे दोस्त जो लंदन से आए थे, उनकी शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि मालिक को अपने मुलाजमों पे एक्शन लेना चाहिए। कोई आपका लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो किसी के सोने के ब्रेसलेट उतारना, या उनकी गले की चेन उतारना, या उनके पैसे छीन लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं, कानून की बात नहीं, वो भी विदेशियों के साथ। अगर वो लोग मुझे नहीं जानते होते, किसके पास जाते? पुलिस स्टेशन तो उनके जेब में होता था, कंप्लेंट नहीं होनी थी, कुछ मिलना नहीं था।
लेकिन यहाँ पे वो पूरे का पूरा पैसा और गहना लत्ता सब 24 घंटे में उनको उनके होटल रूम में मिल गया था। तो इस तरीके से मेरी इकबाल मिर्ची से ये बात तनी, और आकर में उसने एक कॉमन फ्रेंड ढूंढ लिया जिसका नाम था नासिर भाई अमलानी। वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चर्च गेट के ऊपर, बैरीज रेस्टोरेंट, उसके किस्से मैं आपको बहुत बार सुना चुका। वो नासिर भाई अमलानी ये इकबाल मिर्ची का स्कूल का क्लास फेलो था, अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे को, और मिलना गिलना रिश्तेदारियाँ, पुराना फ्रेंड सर्कल, इनका आपस में रिश्ते अच्छे थे। एक दिन मुझे नासिर का फ़ोन आया कि यार आ जाओ, वो शाम को बैठेंगे, थोड़ी देर मिले भी नहीं, और इकबाल मिर्ची आपको मिलना चाहता है। तो मैंने उसको बताया नासिर को, मैंने कहा आपको मालूम है क्यों मिलना चाहता है? बोलता हाँ उसने बोला है, और जो ये बात होगी मेरे सामने होगी, गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है। मैं इस तरह से लोगों को मिलता इसलिए था कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, इनके धंधे बंद हों या चले, मैं को पुलिस वाला तो हूँ नहीं जो बंद करवाऊँ या चालू रखूँ। कानून ने अपना काम करना है। मैं ऐसे लोगों से उनके काम धंधे में दखल कैसे दे सकता हूँ? जब में कुछ सबूत होता है, कोई एजेंसी बोलती है इसने ऐसा किया है, तो हम कवर करते थे, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता था, कई बार उनके धंधों में दखल दे देता था जो उनको बुरा लगता था। पैसे वैसे मैं किसी से लेता नहीं था, बाकी लोग इनको डरा धमका के पैसे ले लेते थे, चुप कर जाते थे, और उनके लिखने से ना लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैं कुछ लिख देता था अखबार में तो पुलिस वालों को एक्शन लेना पड़ता था, क्योंकि उनको मेरा रेपुटेशन पता था। खैर, नासिर भाई के यहाँ शाम को हमारी 8:30-9 बजे मैं अपने ऑफिस से फ्री होके जब पहुँचा, तो इकबाल मिर्ची छोटा था आदमी, मेरे जैसी हाइट उसकी भी, स्मार्ट फ्लुएंट इंग्लिश स्पीक बोलता था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था। नासिर भाई भी कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ था। अब जब साथ में पढ़े थे तो दोनों एक जैसी अंग्रेज़ी बोलते ही होंगे। तो बातचीत हुई, इसने बहुत हलीमी से प्यार से बात की। तो भाई सब ठीक है, मेरे आदमी से गलती हुई, नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप अभी मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, आज 17-18 दिन हो गए हैं, अब लाखों करोड़ों के 1 करोड़ के करीब का नुकसान हो चुका है, तो आप प्लीज़ ज़रा कुछ कीजिए। इतने हमारे नौकर चाकर है, सबकी नौकरी जाएगी। इस तरीके से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नासिर ने मेरे बारे में सब उसको बता दिया था कि ये तेरे से कोई पैसा वैसा ऐंठने के लिए रिपोर्ट नहीं किया है, उसका असूल है कुछ। तो ऐसा मुझे सब वर्क बन के देखो भाई इकबाल मिर्ची भाई, बात ये है कि मेरे लिए किसी का गलत धंधा बंद करवाना तो आसान है, तो कोई गलत है और मैं लिखूँगा बंद हो जाएगा, लेकिन मैं किसी गलत धंधे को चालू नहीं करवा सकता, ये मेरी फितरत नहीं है। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैंने आपसे कोई हफ्ता महीना नहीं लेना, तो ठीक है बंद हो गया। अब आपने एक दोस्त को बोला है तो आप अपने तरीके से चालू करवा लो, जब तक मेरे पास कोई दूसरी शिकायत नहीं आएगी, जहाँ मेरा कोई मुद्दा नहीं होगा तो मैं नहीं दखल दूंगा। दुनिया भर में धंधे चलते हैं, मैंने ठेका थोड़ी लिया सबका बंद करवाने का या चलाने का। खैर ये बात खत्म हुई, उसके बाद इकबाल मिर्ची चला जाता है, मैं और नासिर भाई आपस में बात करते हैं। मैंने कहा यार ऐसे लोगों से क्यों मिलाते हैं मुझे, ये अंडरवर्ल्ड के लोग, इनका पता नहीं क्या कल को मेरा नुकसान कर दें कि गोली वोली मरवा दें। बोला नहीं, ये उन लोगों में से थोड़ा डिफरेंट है जो धंधे वाला आदमी, ये किसी से बिगाड़ता नहीं, ये बिजनेसमैन आदमी या प्योर कच्ची बिजनेसमैन। अंडरवर्ल्ड तो सहारा है, बाहर ना है, ये तो अपने पैसे कमाता है बस, इसका वो मतलब। खैर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी सेटिंग वेटिंग लड़ा के वो अपना वो चालू करवा लिया। उसके बाद एक पंचगनी में इनका बेंगलोर है,
इकबाल मिर्ची का। उसका मैनेजर भी वही आदमी है जो इसका फिशरमैन बाप चलाता था। और वहाँ कोई पंगा पड़ गया पंचगनी में। उसके बिल्कुल सामने मेरे एक मित्र थे, उनका स्कूल चलता था। उन्होंने मुझे वो किस्सा बता दिया कि क्या मारा मारी वहाँ पे की इनके लोगों ने, इकबाल मिर्ची के बदमाशों ने वहाँ पे। तो मैंने वो एक आर्टिकल लगा दिया। ये 1-1.5 साल के बाद की बात है। तो पंचगनी में इकबाल मिर्ची की बदमाशी, उसके बाद उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर कहीं उसको गुस्सा जरूर आया होगा कि कुछ समय पहले हमारी बातचीत हुई थी, अब फिर हमारे खिलाफ लिख दिया। अब ये जब पेपर जो इससे खबरें छपती हैं तो लोगों तक पहुंचती हैं, लोगों को ये लगता है कि इकबाल मिर्ची के खिलाफ कोई मसाला होगा, वो इस अखबार को देंगे या बलजीत परमार को देंगे तो वहाँ छप सकता है, क्योंकि पहले भी ये खबरें छप चुकी। दूसरे अखबार वाले थोड़ा डरते वरते थे, नहीं छापते थे। तो इसी तरह मेरे पास एक आदमी ने फ़ोन करके मुझे मिलने को बुलाया। बड़ा आदमी, कोई आम किस्म का नहीं, बिजनेसमैन आदमी, सोने वोने का उसका काम था जवेरी बाज़ार में। उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिए कि ये देखिए, ये इकबाल मिर्ची के पास 2 पासपोर्ट, एट अ टाइम ये दोनों पासपोर्ट इस्तेमाल करता है। और मॉरिशस में 2 पासपोर्ट के चलते हुए पकड़ा गया, क्योंकि पहले जो एक पासपोर्ट लेके गया था वो पासपोर्ट इसका वहीं कहीं इधर उधर हो गया था कुछ, लेकिन ये दूसरे पासपोर्ट से ट्रैवल आउट कर गया। पुराने ज़माने में जब कोई इतना कंप्यूटराइज नहीं होता था, सब बहुत कुछ चलता था तभी, तो मॉरिशियन अथॉरिटीज़ के पास वो दोनों पासपोर्ट के नंबर थे जिनके ऊपर एट द सेम टाइम इकबाल मिर्ची ट्रैवल करता था। पहले एक पासपोर्ट ट्रैवल करके मॉरिशस गया, कुछ हफ्तों के बाद दूसरे पासपोर्ट के नंबर से गया, और उसके कुछ दिनों के बाद फिर पहले वाले पासपोर्ट को इस्तेमाल किया। तो मॉरिशस सरकार को कुछ शक पड़ा कि ये गड़बड़ है, लेकिन ये बहुत तेज़ आदमी था, बिजनेसमैन था, तो इसने वहाँ से अपना टाइमली निकल गया। लेकिन उसका इशू बहुत बड़ा हुआ, ऑपोजिशन ने बहुत शोर डाला मॉरिशस में। आप सोचते होंगे इकबाल मिर्ची मॉरिशस क्यों जाएगा। दोस्तों, वो ज़माना था जब साउथ अफ्रीका में जाने के लिए आपको पहले मॉरिशस जाना पड़ता, वहाँ से परमिट मिलता था इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। वो परमिट लेके आप साउथ अफ्रीका जा सकते थे, क्योंकि अपार्थाइड का ज़माना था, बाहर के लोगों पे बैन लगा हुआ था, साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते आप। UN की तरफ से, दुनिया भर से वहाँ पे जो गोरों की और लोकल लोगों की लड़ाई चलती थी अपार्थाइड, उसको लेके आपको पासपोर्ट के साथ आप सीधा डायरेक्ट एंट्री साउथ अफ्रीका नहीं ले सकते थे। मॉरिशस से आपको एक टेम्परेरी परमिट साउथ अफ्रीका की जो सरकार थी वो देती थी, तो आप बिना पासपोर्ट के अफ्रीका में एंटर कर सकते थे। एक किस्म का कोई अरेंजमेंट था। मैं तो कभी ऐसे चक्रों में पड़ता रहे। तो इकबाल मिर्ची का बिजनेस था साउथ अफ्रीका में, इसको जाना पड़ता था। उसके लिए पहले इसको मॉरिशस जाना पड़ता था, इसलिए वहाँ रुकता था। तो वो 2 पासपोर्ट की डिटेल मॉरिशस सरकार के पास आ गई और ये आदमी बच के निकल गया। वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी थी उसने पार्लियामेंट में शोर डाल दिया कि आपने इस आदमी को जाने कैसे दिया। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट देने को बोला गया। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मॉरिशस पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, जिसमें दोनों पासपोर्ट नंबर का जिक्र किया हुआ है कि इकबाल मिर्ची के पास ये 2 इंडियन पासपोर्ट हैं, ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये एड्रेस है, ये सब पूरा डिटेल उसने उन्हें अपने जवाब में ऑन द टेबल ऑफ द हाउस वो पार्लियामेंट में रखा था। तो इस बात का जिक्र मुझे उस आदमी ने, जो CCI क्लब हमारा बहुत बड़ा चर्च गेट पे क्लब है जिसके वो भाईजान मेंबर थे, मैं तो ऐसे बड़े क्लब का मेंबर बनने का सपना भी नहीं ले सकता। लाखों रुपये देने पड़ते हैं, पता नहीं कितने लाख मेंबर बनने,
वो भी वेट लिस्ट में लगे रहो कई साल, आप कोई मरेगा तो एक पोस्ट खाली होगी तो आपको जगह मिलेगी, अजीब जगह। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मॉरिशस में सब कुछ हुआ। तो ये आदमी 2 पासपोर्ट से ट्रैवल करता है। अब मुझे जो उन्होंने दिखाया बखाया उसमें सब ठीक लगा, तो मैंने एक आर्टिकल और लगा दिया कि इकबाल मिर्ची है 2 पासपोर्ट्स। तो मेरे अखबार के फ्रंट पेज पे वो खबर छप गई। ये सब वृत्तांत जो मैंने आपको बताया वो मैंने लिख दिया। अब दूसरे ही दिन इकबाल मिर्ची के वकील का मुझे नोटिस आ जाता है, और देखिए चालाकी क्या की हुई है। नोटिस मेरे न्यूज़पेपर को नहीं भेजा, हमारे प्रिंटर पब्लिशर को नहीं भेजा, हमारे संपादक को नहीं भेजा, सिर्फ मुझे भेजा मेरे नाम से। मैं तो प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट था अपने अखबार का, द डेली न्यूज़पेपर का। तो मेरे नाम से नोटिस भेजा और वो रजिस्टर्ड पोस्ट से डाकिया ऑफिस में आके मुझे दे गया। मैंने खोल के पढ़ा, उसमें एक लीगल नोटिस और में ये लिखा हुआ कि इतनी तारीख को आपकी हाई कोर्ट में आपको हाजिर होना है, आपके खिलाफ ये केस फाइल कर दिया गया है, कोई 1 करोड़ का डेफेमेशन सूट, आपने हमारे क्लाइंट का नाम खराब करने की कोशिश की है, उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसका इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब किया है, ये वो। अब उसकी एक कॉपी उन्होंने नोटिस में लिखा हुआ था, अ कॉपी ऑफ द सेड नोटिस इज आल्सो सर्व टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। तो वो उसको भी कॉपी दे गए, हाथ से दे के साइन करवा के उनका आदमी ले गया कोई कि ये बलदेव परमार को हमने भेज दिया और ये आपकी को। अब मैंने सोचा उसमें 8-10 दिन का टाइम था, हाई कोर्ट की हियरिंग, सीधा हाई कोर्ट में केस किया। एक कोई प्रोसीजर होता है ऐसा जिसमें अगर आप कुछ पैसा हाई कोर्ट में जमा करवा दो तो कुछ 33,000 पड़ता है 1 करोड़ का, अगर केस करते हो तो 33-34 हज़ार आपको जमा करवाना पड़ता है कुछ। ऐसा 2 बार मेरे साथ हुआ। तो इन्होंने वो 33,000 रुपये जमा करवा दिया, तो हाई कोर्ट से तारीख फिर जल्दी मिल जाती है। तो ये प्रॉब्लम, इन लोगों को पैसे की कमी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे एडिटर ने मुझे दूसरे दिन बुला लिया कि ये आपने क्या पका डाल दिया। मैंने कहा सर आप चिंता मत कीजिए, नोटिस तो मुझे मिला है, मैं देख लूँगा, आपको तो नोटिस नहीं दिया, आपको तो कॉपी दी गई है। बोलते नहीं, आपको कुछ हो जाता है तो रेपुटेशन हमारा भी खराब होगा। कल को कोर्ट से अगर आपको 1 दिन की भी सज़ा हो जाती है, लोग क्या कहेंगे कि डेली अखबार के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट बलजीत परमार को 1 दिन की सज़ा, 2 दिन की सज़ा, 1 करोड़ देने के लिए कहा, तो हमारा भी नाम खराब होगा, तो कुछ करना चाहिए। मैंने को कोई चिंता मत करो, जो होगा मैं भुगतूँगा, मैं वकील का खर्चा खुद करूँगा, मैं अपने न्यूज़पेपर वालों को नहीं बोलूँगा कि मुझे आप वकील करके दीजिए जब कुछ कीजिए। हालांकि जिम्मेदारी उनकी बनती है क्योंकि उनके अखबार में छपा था, है, मैंने जिम्मेदारी अपने सर पे ले। मैंने राम जेठमलानी जी बहुत बड़े वकील थे हिंदुस्तान के, मेरे गॉडफादर थे, पिता सामान मानता तो उनको बहुत प्यार करते थे, उनका बेटा भी टोनी भाइयों की तरह ट्रीट करता है। मैंने उनको फ़ोन किया कि राम जी ऐसे ऐसे हो गया। बोलते कोई बात नहीं, जस्ट कम वन डे एंड मीट माई असिस्टेंट कृष्णा, तो ही विल डू द नीडफुल। तो मैंने कहा ठीक है। अब राम जी नीचे बैठते थे, उनका एक ऊपर वाले फ्लोर पे ऑफिस है जहाँ उनके सब जूनियर एडवोकेट बैठते थे नारीमन पॉइंट के ऑफिस में। मैं गया, कृष्णा ढूंढा, एक न पतला था लड़का, नया नया अभी LLB करके आया, नया नया लाइसेंस मिला, ट्रेनी एडवोकेट, जैसे हमारे अखबार में ट्रेनी रिपोर्टर होते हैं। उसको राम जी ने लगा दिया मेरे साथ, पर कृष्णा मारने उसका सरनेम था, MARNE, कृष्णा मारने, आज भी है, हाई कोर्ट का वकील है, अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं और काफ़ी सारे वकीलों को जानता था, स्टीच माने सिद्धे था, विजय सिंघानी थे, सब वहाँ पे मैं जानता था, लेकिन राम जी ने कृष्णा का नाम लिया। तो मैं थोड़ा दिल में सोचा कि शायद इस केस में जो मेरे ऊपर किया गया है इसमें
तो मैंने राम जी को ब्रीफ में बता दिया था क्या क्या है, क्या केस था। तो लगता है इसमें कुछ दम नहीं है, इसलिए राम जी ने एक ट्रेनी वकील मुझे दे दिया। मेरे से पैसे तो लेने नहीं थे उन्होंने। तो खैर मैंने वो सब जो नोटरी वोटर्स था वो कृष्णा को दे दिया। तो थोड़े दिनों के बाद सैटरडे संडे वो मेरे ऑफिस में भी आ गया एक रिप्लाई बनाने के लिए, क्योंकि पूछना पड़ता है क्लाइंट को क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। वो बजाय मुझे राम जी के ऑफिस में बुलाने के, वो बेचारा मेरे ऑफिस में आ गया वो मिलने मुझे। तो मैंने वो सब उसको डिटेल बता दी, उसने रिप्लाई तैयार कर दी। और जिस दिन वो तारीख की डेट थी मैं कोर्ट में पहुंच जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको 3-4 मिनट के लिए थोड़ा बैक में लेके जाता हूँ। इस घटना के तकरीबन 6 महीने पहले मुझे लंदन से मेरे एक दोस्त हैं, बहुत सीनियर सॉलिसिटर हैं, वकील हैं, मिस्टर हरबंस सिंह। वो सॉलिसिटर फर्म उनकी चलती है, हरबंस सिंह एंड कंपनी, बर्मिंघम से, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उनका मुझे फ़ोन आया था ये घटना के 6 महीने पहले कि बलजीत भाई हमारे एक मित्र हैं जो आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में चंडीगढ़ से ट्रांसफ़र होके जज लग के आए हैं। उनका नाम है एस निज्जर, और वो बॉम्बे पोस्टिंग हो गई थी। अब 1.5 साल उनको बॉम्बे में रहना पड़ेगा, उनकी कुछ ज़्यादा बॉम्बे में जान पहचान नहीं है। तो उनको मैं उनका नंबर आपको भेज रहा हूँ, तो आप उनसे फ़ोन करके मिल लेना, कभी आके मिल आना तो अच्छा लगता है। पंजाबी भाई हैं अपने, एस निज्जर, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जाते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र होके बॉम्बे आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। ये जो 92 दिसंबर 93 की बात है, जिस ब्लास्ट हुए थे जिस साल में, उन दिनों की बात, ब्लास्ट के थोड़ी देर बाद की बात। तो बॉम्बे आए, मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बताया कि हरबंस सिंह जी, एडवोकेट हरबंस सिंह सॉलिसिटर का लंदन से फ़ोन आया था। बोलते बहुत अच्छी बात है, तो मिलते हैं 2-4 में कभी भी। मुझे उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह दिया, जो हाई कोर्ट का उनको फ्लैट अलॉट हुआ था, तो अपना नंबर लोकल लैंडलाइन भी दे दिया। तो मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं, नंबर दिया, मैं कोई नहीं करते हैं बात। तो अमरजीत सिंह समरा पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, मैं उनके साथ बैठा एक दिन ऑफिस में चाय वे, फिर मैंने कहा समरा साहब अपने एक पंजाबी जान पहचान वाले हाई कोर्ट के जज चंडीगढ़ से ट्रांसफ़र होके यहाँ आए हैं, तो एक छोटा सा उनको रिसेप्शन देते हैं एक सब पंजाबियों से मिल के। तो बोलते गुड आइडिया, करो अरेंज। तो हमारी एक पंजाबी कल्चरल सोसाइटी थी, मैंने उस मेंबरों से बात की, मैं उसका प्रेसिडेंट था। तो हमने बातचीत करके एक तारीख फिक्स कर ली, और मेरिन ड्राइव पे एक होटल में दोपहर का लंच और एक छोटी सी मीटिंग अरेंज कर ली हमने, सैटरडे या संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन। तो निज्जर साहब अपनी पत्नी को लेके आ गए, बहुत बढ़िया नेचर लगी, बहुत अच्छी तरह बात करते थे। उनकी पत्नी की नेचर बहुत अच्छी, मिस्टर सामरा और उनकी पत्नी, उनको भी बुलाया, और कुछ ऑफिसर और हमारे कलाकार, जिनमें मंगल ढिल्लों, अभी उनकी डेथ हो गई थोड़े दिनों पहला, बहुत बड़े एक्टर थे फिल्म के, टीवी के, और हमारा वेद, और सब इसको जो हमारा ग्रुप था पूरा लिटरेरी आर्टिस्टों का, सब लोग वहाँ पे 30-35 लोग इकट्ठे हो गए। पंजाबी का गाना वाना हुआ, ये वो सब, उसके बाद इनका आदरमान हुआ, खाना खाया, और सब अपने अपने घर चले गए। तो ये मेरी एक मीटिंग जस्टिस एस निज्जर के साथ हो गई थी। उसके बाद खाली फ़ोन पे 2-3 बार बात हुई, और कोई हमारा और लेन देन कोई तालमेल नहीं हो, हमारा वास्ता नहीं पड़ता था कोर्ट से कभी। तो उस दिन जब मैं और कृष्णा मारने हाई कोर्ट में जाते हैं, उसमें कोर्ट नंबर दिया हुआ था कि कोर्ट नंबर इतने में आपको हाजिर होना। तो हम दोनों जाते हैं, तो मैं गेट दरवाजे पे बाहर देखता हूँ जस्टिस एस निज्जर लिखा हुआ, नेम प्लेट लिखी। मैं रुक गया, मैंने कृष्णा को बोला, मैंने कहा भाई मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो क्यों? तो मैं जज साहब को जानता हूँ,
अब जब मैं जाके कोर्ट में खड़ा हुआ और वो अपने जज की कुर्सी से बैठ के मुझे देखेंगे वहाँ खड़े हुए, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उनको तो पता भी नहीं है मेरा केस क्या है। वो तो समझेंगे मैं कोई बहुत बड़ा क्राइम करके आया जो हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुँच गया। तो मुझे बहुत शर्म आएगी, उनको भी आएगी मेरी शक्ल देख के कि इस आदमी जो थोड़े महीने पहले हमारे गलों में हाथ डाल रहा था और ये आदमी आज मेरे सामने कटहरे में खड़ा है। बोलता नहीं कोई बात नहीं, इसमें क्या बुरी बात है, सिविल केस भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की, मैं ये दरवाजे के बाहर ही रुकता हूँ। आप देखो कुछ होगा, मेरी ज़रूरत होगी तो बुला लेना, मैं अंदर नहीं जाऊँगा कोर्ट रूम। मैं ना खुद एम्बैरेस होना चाहता हूँ ना उनको एम्बैरेस करना चाहता हूँ। बोला ठीक है। अल्टीमेटली हमारे लिए वो लंच टाइम तक हमारा नंबर नहीं आया। तो लंच ब्रेक काफ़ी लंबी होती है हाई कोर्ट की, 1 घंटे से ज़्यादा की। तो मैंने उसको कृष्णा को कहा, मैंने कहा मैं जज साहब को मिल सकता हूँ क्या? बोलते कितनी अच्छी तरह जानते हो? मैंने कहा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो बोलता फिर आप पीछे से जाइए, जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से जजेस की एंट्री होती है, वहाँ से जजेस के ऑफिस में जाने के लिए, एंटी रूम में, एंटी चैम्बर में जाने के लिए आप जा सकते हो। कोर्ट रूम से सिर्फ जज ही आ जा सकता है, आप नहीं जा सकते। अब देखिए कहाँ फंस गया मैं। मेरा वकील आया था, उसको पता होना चाहिए था कि आप रनिंग कोर्ट जब होती है, अब जज की चैम्बर में क्लाइंट नहीं जा सकता। उनका कोई यार दोस्त गेस्ट आया हो तो दूसरी बात है, लेकिन मैं तो वहाँ का एक मेरा केस लगा हुआ है, मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैंने किसी का कोई नुकसान किया है और मैं जज को उसकी कमरे में जाके लंच टाइम में खाना खाते नहीं मिल सकता। उस वकील ने भी नहीं बताया, मुझे पता ही नहीं था कि ये बहुत बड़ी गलती है। तो मैं नीचे से क्रॉस करके दूसरी तरफ गया, तो अंदर चला गया। उनका जो यूनिफॉर्म में जो उनका अर्दली था, उसको मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया जो न्यूज़पेपर का था। अब ना उसको पता, अब मुझे बोलता आप कौन हो? मैंने कहा मैं जज साहब का दोस्त हूँ, मुझे जानते हैं अच्छी तरह, मेरे शहर के हैं, चंडीगढ़ के, मैं भी चंडीगढ़ का। खैर वो बेचारे ने कार्ड दे दिया अंदर जाके। तो जज साहब ने खाना तकरीबन उनका हो गया था तब तक, उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया और उनको भी नहीं पता कि मैं क्यों उनको मिलने जा रहा हूँ। अगर उनको पता होता मेरा केस उनकी अदालत में लगा हुआ है तो अपने अर्दली को मना कर देते कि नहीं, उनको बोलो नहीं मिलना। उनको पता ही नहीं था। अंदर बुला लिया। अब मुझे पूछते हैं बताइए। मैंने वहाँ बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद कुछ गलती कर रहा। वो इतनी अच्छी दोस्ती तो थी नहीं, एक ही मुलाकात थी, 3-4 बार टेलीफोन पे बात हुई थी। मुझे लगा कि शायद आई हैव ओवरस्टेप्ड माय लिमिट, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता। यार मैंने उनको कहानी बताई। उनको मैंने एक वो डॉक्यूमेंट जो मैंने मॉरिशस से अपने दोस्तों से मंगवाया था, जिसमें वो पार्लियामेंट में उनके प्राइम मिनिस्टर की जो रिप्लाई थी ऑपोजिशन को, उसकी एक कॉपी मैंने मॉरिशस से मंगवा ली थी। अपने मित्र बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं मॉरिशस के, हरिचंदन सिंह, तभी ली मॉरिशियन अखबार के में काम करते थे। उन्होंने मुझे पार्लियामेंट से निकाल के वो लेटर भेज दिया था, वो रिप्लाई भेज दी। तो मैंने जब वो सब पेपर उनके टेबल पे रख दिए तो उनको थोड़ा अजीब लगा। तो बोलते ये आपके ऊपर केस है, आज आपकी तारीख है। मैंने कहा, बोलते आपको नहीं आना चाहिए था, अच्छा नहीं किया आप। खैर मुझे लगता है आपको ये पता नहीं था, आप अच्छे आदमी हो, सीधे इंसान हो, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन दिस इज़ नॉट डन, अंग्रेजी में एक सेंटेंस बोला, दिस इज़ नॉट डन। तो ये पेपर रहने दीजिए और आप जाइए, और कोर्ट रूम में खड़े मत रहना, बाहर वेट कीजिए, आप अंदर मत आना, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ सकता है। उन्होंने बड़े प्यार से बोला सब कुछ, लेकिन मुझे लगा वाकई मैंने कोई गलती कर दी। मैं वहाँ से निकला, जल्दी जल्दी घूम के आ गया और मैंने अपने वकील को बोला मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो तब तक शायद वकील को भी थोड़ा लगा होगा कि
मैंने इनको गलती कर दिया भेज के। बोलता क्या बात जज साहब नाराज़ हुए? मैंने कहा थोड़े से नाराज़ थे, लेकिन मैं रूम में नहीं जाऊंगा। जज साहब बुलाएंगे, कहेंगे बुलाओ, जो आरोपी है उसको बुलाओ, तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, मैं बाहर खड़ा हूँ। चलो, हियरिंग शुरू हुई। 1-1.5 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो बाहर था, मुझे बाहर कृष्णा ने बताया बाद में कि जैसे ही हमारा नंबर आया तो जज साहब ने इकबाल मिर्ची के वकील से पूछा, वेयर इज़ द कंप्लेनेंट? जिसने शिकायत किया है, केस जिसने फाइल किया है, वो कहाँ है? इज ही प्रेजेंट इन द कोर्ट और नॉट? उनके वकील ने कहा कि नहीं जी, ही इज़ नॉट प्रेजेंट। तो जज साहब ने पूछा वेयर इज ही? सर ही इज़ आउट ऑफ द कंट्री। तो जज साहब ने पूछा कि अगर आउट ऑफ द कंट्री है तो उसका वकालतनामा किसने साइन किया है? तो वकील ने पूछा जो उनके रिश्तेदार, वही फिरोज फरीद जो था, उसी ने साइन किया था वकालतनामा। जज साहब ने वो देखा वकालतनामा और बोलते केस डिसमिस। जिसकी बेइज्जती हुई है वो तो कोर्ट में है ही नहीं। एक तीसरा आदमी उसके ब्याह पे केस कर रहा है, जब तो तीसरा आदमी अपने ब्याह पे करे केस, तो केस डिसमिस। चलो, थोड़ी देर में मेरा वकील बाहर आ गया, बोला जज साहब ने केस डिसमिस कर दिया। मैं क्यों? बोलते ये बात हुई। खैर मेरी उसके बाद कई दिन तक जज साहब को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं है। खैर बात आ ही गई और मैं बताता हूँ गलती कैसे होती है। 3-1 साल पहले कोरोना के टाइम पे मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी जिसमें ये पूरा किस्सा लिख दिया कि ऐसे मैं जज साहब के कमरे में गया, एंटी चैम्बर में गया, जो मैंने आपको किस्सा सुनाया सब लिख दिया मैंने, फेसबुक पे पोस्ट डाल दी। तभी तक जज साहब नौकरी में थे शायद। तो मुझे 15 मिनट के बाद मेरे परम मित्र सतीश माने सिद्धे, सीनियर एडवोकेट, उनका फ़ोन आ गया। बोलते बलजीत इमीडिएटली वो फेसबुक की पोस्ट डिलीट कर दो। मैंने कहा नहीं, पहले डिलीट करो फिर मैं आपसे बात करूँगा। मैंने कहा यार ऐसे मैं कैसे डिलीट कर दूँ, लोग क्या सोचेंगे, मैंने पोस्ट डाली, मैंने डर के डिलीट कर दिया। बोलते ओके, उसमें जो आपका वो जस्टिस निज्जर की कोर्ट में जाने का जो 2 पैरे हैं वो डिलीट कर दो, बाकी रहने दो, अभी बहस मत करो मेरे साथ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। खैर जी मैंने सोचा मेरा दोस्त है, कुछ कह रहा है तो मेरे भले के लिए कह रहा होगा। मैंने वो 2 पैरे जो थे वो डिलीट करके बाकी की पोस्ट रिलीज कर दिया। फिर उसने पढ़ा, जब मैंने रिमूव कर दिए, फिर वापस मुझे फ़ोन किया सतीश भाई, बोलता आपको मालूम नहीं है आपने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अगर वो जस्टिस निज्जर का जो उन्होंने आपने वृत्तांत लिखा, तब तक जस्टिस निज्जर मुंबई से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके थे। वो पोस्ट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिखा देता तो जस्टिस निज्जर की नौकरी जा सकती थी और आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता था। आप अपने उसके जस्टिस निज्जर के दोस्त हो या दुश्मन हो, क्यों उनको तकलीफ में डाल रहे हो? बोलते यू आर नॉट अलाउड टू मीट अ जस्टिस इन इज कोर्ट चैम्बर्स। ये बहुत बड़ा गुनाह होता है और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट सब बहुत सीरियस नोट लेते हैं। तब मुझे याद आया कि जस्टिस निज्जर ने मुझे क्यों बोला था दिस इज नॉट डन। अब उन्होंने कहा आप सीधे आदमी हो, सच्चे आदमी हो, इसलिए मैं आपको कुछ सज़ा नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो इसकी बहुत बड़ी सज़ा हो सकती। मैंने वो पोस्ट इमीडिएटली डिलीट किया। और दोस्तों ऐसे बड़े आदमी, इतने बड़े जज जो मेरे जैसे छोटे से आदमी को इमीडिएटली सज़ा दे सकते थे, जेल भेज सकते थे, लेकिन मेरी ईमानदारी, मेरी दयानतदारी देख के उन्होंने, मेरी इनोसेंस देख के एक्शन नहीं लिया। केस तो खैर मेरे हक में जाना था क्योंकि मेरे पास सब सबूत थे, लेकिन उन्होंने उसी दिन केस डिस्मिस करके मेरे ऊपर एहसान और कर दिया। नहीं तो पता नहीं कितने महीने मुझे हाई कोर्ट के चक्कर खाने पड़ते थे, एक के बाद तारीख के बाद तारीख के बाद तारीख। और अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले जस्टिस निज्जर का निधन हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरी वो फेसबुक की पोस्ट आज भी चल रही है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। और
एक बहुत बड़ी गलती मेरे से हुई, लेकिन जज साहब ने मुझे बिना माफ़ी मांगे माफ़ कर दिया। ये बड़े आदमी, ग्रेट आदमी की ग्रेटनेस होती है। आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।